नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आतंकवाद को समर्थन, प्रोत्साहन और वित्तीय मदद देने वाले देश जिम्मेदार ठहराना जरूरी। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान। कहा, संरक्षणवाद से किसी का भला नहीं। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की बताई जरूरत। आपसी सहयोग के लिए हेल्थ का दिया मंत्र। बिश्केक में एससीओ सम्मेलन के दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। विकास के साझा लक्ष्यों और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। मेजबान किर्गिस्तान राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत का कार्यक्रम। भारत किर्गिस्तान बिजनेस फोरम का भी करेंगे शुभारंभ। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के साथ मारपीट के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से बढ़ी मरीजों की मुश्किलें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। पार्टी का 20% नए सदस्यों के साथ जनाधार को बढ़ाने का लक्ष्य। केंद्र और राज्यों में संगठन चुनाव से जुड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद। जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम घोषित। महाराष्ट्र के कार्तिकेय गुप्ता ने किया टॉप। इलाहाबाद के हिमांशु दूसरे और दिल्ली के अर्चित तीसरे नंबर पर। सफल छात्र देश भर के 23 आईआईटी संस्थानों की 11,279 सीटों पर ले सकेंगे एडमिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मंच के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और विकास के लिए अपना दृष्टिकोण पेश किया। एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए इस समस्या के समाधान के लिए सभी देशों को एक साथ आने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज को आतंक से मुक्त करना जरूरी है। इसके लिए मानवतावादी ताकतों को एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ देशों को मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ना होगा और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में एक चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। भारत अपने क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन कॉर्पोरेशन में और डिजास्टर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता रहा है। हमें एससीओ देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने में प्रसन्नता होगी। हमें डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सेलेंसी, बिश्केक डिक्लेरेशन का स्वागत, सहयोग के लिए उपयोगी ब्लूप्रिंट। मैं एक बार फिर से हमारे मेजबान महामहिम राष्ट्रपति जिनपी को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई देना चाहता हूं और रूसी संघ की सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं। एससीओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पक्षपात और संरक्षणवाद से कभी किसी का भला नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री ने आधुनिक समय में कनेक्टिविटी को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि लोगों का आपस में संपर्क होना भी जरूरी है। जल्द ही भारत की वेबसाइट पर रूस की टूरिज्म की जानकारी भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षपात और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। इससे भी सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा। भारत एससीओ सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इनसे एससीओ में वित्तीय मामलों में और डिजिटलाइजेशन और आईसीटी में सहयोग मजबूत होगा। एड फॉर अल्टरनेट एनर्जी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में निहित है। जो पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं, आज भारत अक्षय ऊर्जा का छठा और सौर ऊर्जा का 5वां बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है। हम इस पहल में एससीओ के देशों का स्वागत करते हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की खास बातें क्या रही, मुख्य बिंदु क्या कुछ खास रहे? देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार फिर से इस बार की ताकीद की कि आतंकवाद को खत्म किए बिना न तो मध्य एशिया में शांति कायम की जा सकती है, न वहाँ विकास हो सकता है, और न ही दक्षिण एशिया पर विकास और उस तरह का सहयोग की हम कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए पूरे एससीओ के सदस्य देशों का आह्वान किया कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो हाथ मिलाए और उसमें कोई भेदभाव नहीं करें। तो एक तरीके से कहें कि भारत अपनी जिस तरह से पुरानी नीति पर रहा है कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, न सिर्फ इस इलाके की बल्कि पूरी दुनिया की, और उस मामले को उन्होंने फिर से एक बार एससीओ में रेखांकित किया है। इसके अलावा जो एक अहम बात प्रधानमंत्री ने कही वो ये थी कनेक्टिविटी की बात, मतलब संपर्क स्थापित करने की बात। उन्होंने अपनी तरफ से ये बताया कि देखिए, मध्य एशिया के साथ भारत लगातार जुड़ते रहना चाहा है और इसके लिए समस्याओं के बावजूद ईरान के चाबहार पोर्ट की तरफ से हम जुड़े हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान के काबुल और दिल्ली के बीच में एयर फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की गई है। तो भारत की लगातार ये इच्छा रही है कि हम मध्य एशिया के साथ जुड़े, लेकिन जो इसमें समस्याएं हैं उन समस्याओं की भी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया और खास तरह से उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि सभी देशों को संपर्क स्थापित करने की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। और एक बात की और उन्होंने ताकीद की, उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में किसी देश की संप्रभुता का पूरी तरह ख्याल रखा जाना चाहिए और उनका इशारा सीपीईसी की तरफ था कि जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी की स्थापना की है और सीपीईसी का जो रूट है वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो कि हमारा अभिन्न हिस्सा है, जो कश्मीर उसके तरफ से जुड़ता है, और चीन ने इस मामले में कोई न बातचीत भारत से की न कोई जानकारी दी, तो एक तरीके से भारत की संप्रभुता का हनन है। तो ये दो प्रमुख बात है। उसके अलावा जो एक तीसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि तीसरी बात उन्होंने कही कि किस तरीके से भारत एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है एससीओ नेशंस के विकास में और एससीओ नेशंस को प्राकृतिक आपदा से निकालने में। उन्होंने हेल्थ जो एक्रोनिम बताया, एक तरीके से 5 सूत्री कार्यक्रम है, उस 5 सूत्री कार्यक्रम में उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरीके से भारत जो मध्य एशियाई देश है, एससीओ नेशन से उनके साथ जुड़ सकता है और इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसमें कि उन्होंने जिस
तरीके से हम नवीकरणीय ऊर्जा की टेक्नोलॉजी प्रदान कर सकते हैं, जी। किस तरीके से हम टेली मेडिसिन दे सकते हैं, किस तरीके से भारत हेल्थ मामले में जी। सहयोग कर सकता है, और आईटी के मामले में किस तरीके से भारत इन देशों को सहयोग कर सकता है। तो एक पॉजिटिव इंटरवेंशन के साथ साथ एक ताकीद, एक चेतावनी, ताकि एससीओ सफल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन निश्चित तौर पे सभी लोग समझ रहे थे कि किस देश की तरफ उनका इशारा है। जी। बिल्कुल अखिलेश जी, एक कड़ा संदेश दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो मंगोलिया के राष्ट्रपति कल्तमागनी बतुल्ला के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री भारत किर्गिज व्यापार मंच का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। एससीओ सम्मेलन में शामिल होने किर्गिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन से इतर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की और युद्ध प्रभावित देश में समावेशी शांति प्रक्रिया की दिशा में भारत की ओर से निभाई जा रही भूमिका पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में स्थिति पर दृष्टिकोण साझा किया, जिसमें समावेशी शांति प्रक्रिया की दिशा में भारत की तरफ से निभाई जा रही भूमिका भी शामिल है। इससे पहले बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, सीमा विवाद, आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर भी चर्चा हुई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में चीन की मदद की सराहना की। नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ खास कहा, आपको सुनवाते हैं। एक्सेलेंसी, भारत में चुनाव नतीजे के बाद आपका मुझे संदेश मिला और आज दोबारा आपने मुझे बधाई दी। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा आपने कहा, आपके साथ आने वाले दिनों में मिल करके बहुत सारे विषयों में हम आगे बढ़ सकते हैं। Prime Minister in fact said that we have a consistent position with respect to Pakistan. We discuss all issues through a bilateral mechanism and we look for peaceful settlement through negotiation. We are committed to this process. The Prime Minister recalled that he has made efforts in this regard and these efforts have been derailed. The Prime Minister did inform President Xi Jinping that Pakistan needs to create an atmosphere free of terrorism and that at this stage we did not see this as happening as yet, and that therefore we expect Pakistan to take concrete action on the issues that India has proposed, in the areas of concern that we have flagged to Pakistan, that Pakistan should take concrete action in this regard. अपने ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक उपयोगी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की समीक्षा की और इस बात पर सहमति जताई कि पिछले साल वुहान शिखर सम्मेलन के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक नई तेजी आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक संचार के चलते भारत और चीन के रिश्तों में सुधार हुआ है। भारत और चीन के बीच इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि व्यापार घाटा और सीमा विवाद जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए कोशिश को और तेज किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को इस साल अनौपचारिक मुलाकात के लिए भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल के आम चुनाव में उनकी जीत पर बधाई भी दी। The two leaders agreed that while the outcome of Wuhan was a very positive one, it was necessary now to move the relationship forward into new areas. And therefore, the Prime Minister specifically conveyed to President Xi, and he agreed, that both sides need to raise our expectations from the relationship. And in that context, the Prime Minister welcomed President Xi Jinping to India for the next informal summit, the second informal summit after Wuhan.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसमें द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर की शुरुआत में रूस के व्लादिवोस्टोक में पूर्वी आर्थिक मंच में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम को आमंत्रित किया है और पीएम मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हम तय करें तो समय सीमा में कितना बड़ा काम कर सकते हैं, ये एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और उसके मूल में हमारे दोनों के बीच विश्वास और दोस्ती का माहौल बना है, तो उसका तो रोल है ही है। लेकिन भारत के घनिष्ठ और पुराने मित्र के रूप में रशिया की जो भूमिका है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। और इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये बात सही है कि हम लोग मिलेंगे, आने वाले दिनों में हम जापान में भी मिलेंगे, और वहाँ भी मेरा मत है कि हमारा चाइना, रशिया, इंडिया जो समीट है वो उसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे बीच भी हमारी मुलाकातें बढ़ती रहनी चाहिए। Both leaders recognize the special significance of the partnership as an important pillar for stability in the world of the future. And there was an understanding that this partnership, this relationship is an old relationship. It is a relationship based on trust between the leadership and between the people, and that this relationship needs to be sustained, it needs to be developed, it needs to be given further encouragement. President Putin has invited the Prime Minister formally to be the main guest for the Eastern Economic Forum at Vladivostok in early September. पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल का असर अब दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल करने का फैसला किया है, जिसका असर एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना से मेडिकल एसोसिएशन में गुस्सा है। डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बावजूद पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। सुरक्षा संबंधी मांग पूरी होने तक डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं का संकट गहराता जा रहा है। हड़ताल के चलते मरीजों और तीमारदारों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को मुख्यमंत्री के साथ उठाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। संवेदनशील भाव से इस सारे कांड के अंदर अपना जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन करें तो सारे देश के अंदर जो मरीज सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र करना बंद करेंगे। मैं आज ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भी लिखूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर मैं उनसे व्यक्तिगत बात कर सकूं बात करूंगा। डॉक्टरों से भी मेरी अपील है, रेजिडेंट डॉक्टर से भी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से भी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सभी ब्रांचेस से भी, कि आप अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए सांकेतिक तरीकों का इस्तेमाल करिए। जब आप हड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको एक जिम्मेदारी मिली है, कहीं ना कहीं जो आपने एक ओथ ली है डॉक्टर बनने के बाद, उसका हम वायोलेशन करते हैं। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसका असर देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से सोमवार की ये घटना है और पश्चिम बंगाल में जिस तरह डॉक्टर्स के साथ ब्रूटली अटैक किया परिजनों ने मरीज के साथ जो आए थे, उसके बाद 3 दिन तक जिस तरह स्ट्राइक रही और राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला और बल्कि राज्य सरकार ने 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया, तो उसके बाद डॉक्टर्स में काफ़ी गुस्सा है और आईएमए और डीएमए और काफ़ी सारी एसोसिएशन राज्य की सभी इस मुहिम के साथ जुड़ गई हैं कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं बन जाता डॉक्टर्स के ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं उनको लेकर, तब तक वो स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं करेंगे। तो अभी जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मुलाकात की थी आईएमए के डॉक्टर्स ने, डीएमए भी लगातार संपर्क में है
वो चाहते हैं कि जिस तरह से इमरजेंसी सेवाएं अभी सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू हैं और ओपीडी में जो लंबे इंतजार के बाद डेट मिलती है, उनके परिजन आए हुए हैं, उनको किसी तरह की डेट्स नहीं मिल रही हैं। काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है परिजनों को भी। तो जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर परिजनों को और मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों और प्रभारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल बीजेपी ने 20% नए सदस्यों के साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया। पार्टी ने मौजूदा 11 करोड़ सदस्यों में 20% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान को संयोजक और दुष्यंत गौतम, सुरेश पुजारी, अरुण चतुर्वेदी और शोभा सुरेंद्रन को सह संयोजक बनाया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अपने आवास पर कई नए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। राज्यसभा सचिवालय की संरचना और नियमों में कुछ कमियों को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ सिफारिश दी है। सिफारिश को आज राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के समक्ष पेश किया गया। सभापति ने निर्देश दिया है कि सिफारिश के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जिससे सभी वर्गों और कर्मचारियों में और अच्छा काम करने की भावना पैदा हो। राज्यसभा सचिवालय की संरचना में और इसके नियमों में कुछ इस प्रकार के समस्याएं थीं या कुछ इस प्रकार के डिस्क्रिपेंसीज थी, जिनको दूर करने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी में श्री सुधीर कुमार रिटायर्ड आईएएस एवं श्री जी.के. वर्मा जो कि एक रिटायर्ड लॉ डिपार्टमेंट के अफसर हैं, इनकी एक कमेटी ने इस मामले को देखा और उन्होंने जो अपनी संस्तुतियां दी हैं, वो संस्तुतियां हमने पहले सभी राज्यसभा के कर्मचारियों के साथ शेयर किया और उसके बाद वो संस्तुतियां उनको फिर से भेजी राज्यसभा इस कमेटी को, और इस समिति ने फिर अपनी संस्तुतियों को शुद्ध करके, परिमार्जित करके फिर से पुटअप किया, जिसको हमने और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए और ज़्यादा पारदर्शिता के लिए हमने उसे अपने वेबसाइट पे रखा, सारे कर्मचारियों से शेयर किया और उसके माध्यम से कुछ संस्तुतियां तैयार हुई हैं अंतिम रूप से, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गई हैं। इस पर इस संस्तुतियों पर हम आगे काम करेंगे। ये संस्तुतियां आज माननीय सभापति जी को, जो राज्यसभा के, उनको आज प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति जी ने निर्देश दिए हैं कि इन संस्तुतियों के आधार पे राज्यसभा सचिवालय में बहुत शीघ्र कार्रवाई की जाए और कार्रवाई इस तरह से की जाए कि जिससे सभी वर्गों में इसके विशेष विषय में संतोष उत्पन्न हो और कर्मचारियों में और अच्छा कार्य करने की और अच्छे ढंग से अपने कार्य को संपादित करने की भावना उनमें बने। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग बहुत शीघ्र इन संस्तुतियों पर कार्रवाई करते हुए राज्यसभा सचिवालय के कार्य को अग्रणी बनाएंगे। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जेईई एडवांस परीक्षा में पहला स्थान महाराष्ट्र के कार्तिकेय गुप्ता ने हासिल किया। इलाहाबाद के हिमांशु दूसरे और दिल्ली के अर्चित तीसरे नंबर पर रहे। सफल छात्र देश भर के 23 आईआईटी संस्थानों की 11,279 सीटों पर एडमिशन ले सकेंगे। चक्रवाती तूफान वायु दिशा बदलकर ओमान की ओर बढ़ गया है। गुजरात में जारी अलर्ट को वापस ले लिया गया है। हालांकि 10 तटवर्ती जिलों के शिक्षण संस्थान आज भी बंद हैं। तटीय क्षेत्रों, खासकर गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका में भारी बारिश की आशंका है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल चक्रवाती तूफान वायु के मद्देनजर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में नौसेना की तैयारियों का जायजा लिया।
आज विश्व रक्तदान दिवस है। ये दिवस सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करने और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस साल का विषय है रक्तदान और सबके लिए सुरक्षित रक्त संचरण। इस साल का नारा है सबके लिए सुरक्षित रक्त। इस साल का विषय ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगातार रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस का उद्देश्य सभी सरकारों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों और रक्त सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों को रक्त संग्रहण के लिए बेहतर प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए जागरूक करना है। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना में घायल लोगों और लड़ाई में घायल लोगों के इलाज के लिए रक्त की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातृत्व देखरेख के दौरान भी ये रक्त जीवनदायी साबित होता है। प्रभावी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए सुरक्षित रक्त की उपलब्धता बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी कर पवन मुक्तासन के फायदे बताए हैं। दोपहर की खबरों में इतना ही। हम आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। नमस्कार। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। यह आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या वात निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छू ना ले। ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है और उदर की वायु को कम करता है। ये आसन आपको कब्ज से मुक्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। पवन मुक्तासन आपकी मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को ठीक करता है। यह आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन गहरा आंतरिक दबाव डालकर आपके कूल्हे और कटी प्रदेश की मांसपेशियों, अस्थिबंधन यानी लिगामेंट्स और स्नायु यानी टेंडन्स की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो तो कृपया यह आसन ना करें। हर्निया और सायाटिका के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें और जमीन पर रख पुनः शवासन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। पवन मुक्तासन आपके रक्त संचारण को बढ़ाकर आपकी नसों को उत्तेजित करता है और आपके आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता में वृद्धि लाता है।